स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमेरिट्स ऑफ मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल की क्या क्या डिमेरिट्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, इनकी अचीवमेंट्स को हमने देखा, इनकी क्या क्या सफलता रही पीरियोडिक टेबल की। आज हम लोग डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो डिमेरिट है यहाँ पर हमको पढ़ना है वो है पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन was not confirmed यानी हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर कंट्रोवर्सी रहा, विवाद रहा। हाइड्रोजन के पोजीशन को इस पीरियोडिक टेबल में एक मतलब फिक्स पोजीशन नहीं दिया जा सका, ठीक है, कंफर्म नहीं किया जा सका। क्यों विवाद था, तो चलिए इस बात को हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। देखिए, जब मैनलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उन्होंने हाइड्रोजन को जब देखा तो हाइड्रोजन के जो प्रॉपर्टीज थे वो इन सभी अल्काली मेटल से, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम सभी से मैच कर रहे थे। जैसा कि हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा था तो HCl बना रहा था, उसी तरह अगर सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा था तो सोडियम क्लोराइड बना रहा था। मतलब ये दोनों ही क्लोरीन से रिएक्शन करके क्लोराइड बना रहे थे। उसी तरह ये दोनों ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहे थे। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहे थे, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। सल्फर से रिएक्शन करके सल्फाइड बना रहे थे, H2S Na2S, ठीक है, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्या देखा गया कि इस तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोजन के वो इन सभी अल्काली मेटल से मैच कर रहे हैं। इसीलिए मैंडलीव ने क्या किया था उस टाइम पर कि हाइड्रोजन को कहा था कि हम हाइड्रोजन का पोजीशन क्या देंगे, तो हम फर्स्ट ग्रुप के ए सब ग्रुप में हाइड्रोजन को लाकर रख देंगे, किसके साथ, अल्काली मेटल के साथ, अल्काली मेटल के साथ। क्लियर हो गया? ये उन्होंने सोचा और उस अनुसार इसे यहाँ पर क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। लेकिन लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, बाद में आया एक कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आया। एटॉमिक नंबर के बारे में पता चला, वैलेंस सेल के बारे में पता चला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। तब पता चला कि इस हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज सिर्फ अल्काली मेटल से ही नहीं बल्कि हैलोजन ग्रुप से भी मैच करता है। किस तरह से, तो चलिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, 1 होता है। के सेल में, आउटर मोस्ट सेल यहां पर के सेल होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन क्या करता था कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता था, एक इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाता था, H+ बनाता था। जैसा कि सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, लिथियम ये सभी करते हैं, ठीक है। जैसे पोटासियम के हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन होता है 281, ठीक है। इसकी बाहरी कक्षा में यानी कि वैलेंस सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, तो सोडियम भी Na+ हो सकता है। लिथियम है, उसी ग्रुप का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2-1, यानी इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Li+ बना सकता है। तो जिस तरह से हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जैसा कि मेटल करते हैं। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इन्हें अल्काली मेटल कहा गया। और हाइड्रोजन को भी अल्काली मेटल समझा गया था उस टाइम पर, ठीक है। उस टाइम पर जो समझा गया था तो वो तो प्रॉपर्टीज के अनुसार समझा गया था। रिएक्शन कराकर देख रहे थे तो कह रहे थे प्रॉपर्टीज सेम आ रहा है। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर जब देखा गया कि क्या ये बात सही है, तब भी पता चला कि हाँ, ये बात क्या हो रहा है कि सही हो रहा है। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम भी कर रहा है, लिथियम भी कर रहा है, यानी उस ग्रुप के सभी जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, है ना। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें सारा का सारा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर ही बेस्ड है। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर बेस्ड वो स्टडी कर रहे थे जो फ्यूचर साइंटिस्ट थे, और देख रहे थे, उन्होंने पाया कि सबके पास +1 इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। जैसा कि अल्काली मेटल लूज कर सकता है, उसी तरह हाइड्रोजन भी कर सकता है। तो ठीक है, इस अनुसार हाइड्रोजन का पोजिशन यहाँ पर क्लियर है। लेकिन बाद में यहाँ पर एक कन्फ्यूजन शुरू हुआ।
कन्फ्यूजन क्या शुरू हुआ, हाइड्रोजन को लेकर कन्फ्यूजन शुरू हुआ। देखिए यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ हाइड्रोजन को लेकर क्या कन्फ्यूजन शुरू हुआ। अब देखिए एक और ये चीज़ बताया गया था फ्यूचर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने के बाद, कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को प्राप्त करना चाहता है, गेन करना चाहता है अपने नियरेस्ट। जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बगल में हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हीलियम किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ये इनर्ट गैस है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन भी क्या करना चाहेगा, अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेंगे, यानी कि ये नोबल गैस, हीलियम के नोबल गैस कन्फिग्रेशन को गेन करना चाहेगा। तो ये कैसे गेन कर सकता है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, ठीक है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सीधा हम लिखते हैं हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक तो उसके पास है ही एटॉमिक नंबर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके बाहरी कक्षा में भी क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इसके और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। तो जैसा कि फ्लोरीन पर आता है, फ्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन भी वही काम करता है, ब्रोमीन भी वही काम करता है। इस तरह से, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका 9 होता है। तो जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 और 7 होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन भी क्या कर सकता है, अपने नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिग्रेशन को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और फ्लोरीन तो ये कितना हो जाता है, 2, 8, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो फ्लोरीन पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया और ये पहुंच गया अपने नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिग्रेशन के पास। तो इसका नोबेल गैस कन्फिग्रेशन नियरेस्ट, इसके नज़दीक जो नोबेल गैस है वो क्या, कौन सा है, तो आप देखिएगा तो वहां पर आपको जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा कि फ्लोरीन के इधर एक नोबेल गैस होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, फ्लोरीन का हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। क्लियर है ना। जैसा देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन होता है, ठीक है। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8 होता है। ये एक नोबेल गैस है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन भी चाहता है कि हम भी अपने आउटरमोस्ट शेल में क्या कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले, यानी कि इस नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के समान हो जाए। तो ऐसा करने के लिए फ्लोरीन को क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि फ्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन भी अपनी नोबेल गैस कन्फिग्रेशन को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके माइनस चार्ज अपने ऊपर ले रहा है। फ्लोरीन भी वही काम कर रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तो करेंगे ही, क्योंकि इन सब के प्रॉपर्टीज उस समय भी, उस टाइम पर भी सेम माने गए थे। लेकिन यहां से क्या देखा गया कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी फ्लोरीन से मैच कर रहा है, यानी हैलोजन ग्रुप से मैच कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात, एक इंटरेस्टिंग बात सामने आया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कि हाइड्रोजन भी अपने नियरेस्ट हीलियम नोबेल गैस कन्फिग्रेशन को पूरा करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे हाइड्रोजन पर भी माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ से कहा गया कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो हैलोजन से भी मैच करता है। तब यहाँ पर कन्फ्यूजन शुरू हुई। क्या कन्फ्यूजन शुरू हुआ कि हाइड्रोजन को आपने इस ग्रुप में रख दिया, हाइड्रोजन को तो इस ग्रुप में भी रखा जा सकता था। यहाँ से विवाद, कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। हाइड्रोजन और हैलोजन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज मैच करते हैं, है ना। जैसा कि देखिए ये हैलोजन ग्रुप वाले जो मेंबर हैं वो अल्काली मेटल से रिएक्शन करते हैं। जैसे देखिए अगर फ्लोरीन है, मान के चलिए सोडियम है अल्काली मेटल, उसके साथ अगर हम क्या करें, क्लोरीन का रिएक्शन करा दे तो NaCl बनता है। उसी तरह हाइड्रोजन भी रिएक्शन कर रहा था, किससे, तो अल्काली मेटल से। ये अल्काली मेटल है सोडियम, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दे तो ये भी रिएक्शन कर रहा था और सोडियम हाइड्राइड बना रहा था। सॉरी, यहाँ पर तो हमने क्या किया, हाँ ठीक है, NaH, ये सोडियम हाइड्राइड बना रहा था। यानी कि क्लोरीन भी सोडियम से, अल्काली मेटल से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन भी कर रहा है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्राइड बना रहा है। प्रॉपर्टी सेम आया हाइड्रोजन का इन सभी हैलोजन ग्रुप से। तो प्रॉपर्टीज को भी देखा गया तो ये भी मैच कर रहा था, H- आ रहा था, ये भी प्रॉपर्टी हैलोजन ग्रुप से शो कर रहा था।
ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, H2 के फॉर्म में होता है। उसी तरह हैलोजन के सभी मेंबर भी क्या होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, Cl2 Br2 इस तरह से होते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी मैच कर रहा था। तो पता चला कि हाइड्रोजन का जो ये पोजीशन दिया गया है ये रॉन्ग है। दिस पोजीशन वाज रॉन्ग। जो मैनलीव के द्वारा ये पोजीशन दिया गया था, ये पोजीशन क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ से कंट्रोवर्सी, विवाद रहा हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर, और फाइनली अंत तक ये कंफर्म नहीं हो पाया। और यहाँ तक कि अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी भी हाइड्रोजन के पोजीशन को हम कंफर्म नहीं कर पाए। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब दूसरे डिमेरिट की ओर हम चलते हैं। अब देखिए दूसरा जो डिमेरिट है वो क्या है, वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप को लेकर। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं वैसे एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म, ठीक है, जिनका क्या होता है कि ये प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होता है, प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है, प्रॉपर्टीज सेम होता है, एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। जैसा कि कार्बन है तो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ये सभी क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप हैं। इसमें एटॉमिक वेट क्या है, अलग अलग है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, लेकिन प्रॉपर्टी सभी के क्या है, सेम है, क्योंकि सभी कार्बन है। उसी तरह क्लोरीन है तो क्लोरीन का कितना होता है, 35, 37, क्लोरीन 35, 37, ये दो आइसोटोप क्लोरीन के होते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही होता है 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, इस तरह से ये सभी क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। तो क्या देखा गया कि आइसोटोप का, क्योंकि उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था मैनलीव्स के टाइम में, बाद में आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ, तो पता चला कि ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, यानी जिसके अलग अलग रूप होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, जिनका क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, प्रॉपर्टीज सेम होता है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बाद में आइसोटोप पाया गया, मिला बाद में, उस आइसोटोप को इस पीरियोडिक टेबल में सजाने की कोशिश की गई, इसमें लगाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो गया। प्रॉब्लम क्या शुरू हो गया, तो इसमें देख लीजिए कि हमें अगर सेम प्रॉपर्टीज वाले को सेम ग्रुप में रखना है तो हम मान के चलिए कि इन तीनों आइसोटोप को यहां पर रख दे, एक ग्रुप में रख दे। तो 12, 13, 14 सेम प्रॉपर्टीज वाले को हमने सेम ग्रुप में तो रख दिया, लेकिन यहां पर एक मिस्टेक शुरू हो गया। वो क्या शुरू हो गया, तो इसका एटॉमिक वेट 12 है, इसका 13 है, इसका क्या चीज है, 14 है। तो सेम प्रॉपर्टीज वाले को, आइसोटोप को आपने सेम ग्रुप में तो रख दिया, ठीक है, लेकिन रखेंगे कैसे, क्या यहां पर पोजीशन छोड़ा हुआ था उन्होंने, नहीं छोड़ा हुआ था। देख लीजिए कार्बन के लिए, कार्बन के नीचे कोई पोजीशन है क्या, नहीं है। कार्बन के इधर भी कोई पोजीशन छोड़ा हुआ है क्या, कार्बन के 3 आइसोटोप के लिए नहीं छोड़ा हुआ है। तो पोजीशन तो नहीं छोड़ा था मैनलीव ने, सबसे बड़ी डिमेरिट तो यही हो गई। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर अगर आप वैसे भी देखेंगे तो सेम प्रॉपर्टीज वाले आइसोटोप को अगर सेम ग्रुप में लगा दिया जाए, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर 12, 13, 14, ये एटॉमिक मास 12, 13, 14 है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में तो ये लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर डिफिकल्टी क्या आ रहा था कि यहाँ पर पोजीशन, मतलब आइसोटोप के लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा गया था, आइसोटोप के लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा गया था। तो ये एक डिफिकल्टीज आ रही थी साइंटिस्ट को, जब कार्बन या हाइड्रोजन या क्लोरीन के आइसोटोप्स को के बारे में पता चला और उसको इस पीरियोडिक टेबल में जब फिट करना चाहा तो ये फिट नहीं हो पाया। तो ये सेकेंड डिमेरिट मैनलीव पीरियोडिक टेबल के। तो ये आपको समझ में आया होगा कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप को लेकर मैनलीव्स ने यहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ा। और वैसे भी अगर इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से अगर लगाएंगे कार्बन के आइसोटोप्स को, मान के अगर जगह होता भी इस तरह से लगाते भी, तो ये क्या होता आपका 12, 13, 14 एटॉमिक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। लेकिन इनका प्रॉपर्टीज़ क्या था, इनका प्रॉपर्टीज़ तो सेम था, तो उस अनुसार इनको क्या करना चाहिए, इनको तो सेम रखना चाहिए था। तो ये एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता था आइसोटोप्स के डिस्कवरी के बाद, इस पीरियोडिक टेबल में वो फिट नहीं हो पा रहा था। तो सेकेंड जो प्रॉब्लम था वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को लेकर, ये प्रॉब्लम था। अब तीसरी जो डिमेरिट्स हम कह सकते हैं मैनलीव पीरियोडिक टेबल की, वो क्या थी, तो तीसरा जो था वो अनसर्टेनिटी इन द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं जो थर्ड है वो है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी in the prediction of new elements, ठीक है। अब जैसा कि मैनलीव्स ने बताया था कि जो नया एलिमेंट्स मिलेगा उसको, उसका प्रॉपर्टीज किसी से ना किसी से मैच करेगा,
तो उसको आप जहाँ लेफ्ट जगह छोड़ा गया है वहाँ पर आप रख देंगे उसके प्रॉपर्टी से, क्योंकि हर एक ग्रुप में लगभग स्पेस छोड़ा गया था। तो आप वहाँ पर जिससे प्रॉपर्टी मैच करेगा वहाँ से आप वहाँ पर लाकर रख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम शुरू हो गया। प्रॉब्लम क्या शुरू हुआ कि बाद में जितने भी एलिमेंट्स मिले वो ज़्यादातर एलिमेंट्स हेवियर एलिमेंट्स मिले, हेवियर एलिमेंट्स मिले जिनका एटॉमिक वेट क्या होता था, ज़्यादा होता था, मोर एटॉमिक वेट होता था, ठीक है। और ज़्यादातर जो हेवियर एलिमेंट्स मिले बाद में उन सब के एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था। मान के चलिए कि किसी एलिमेंट्स एक्स एलिमेंट मिला फ्यूचर में और वाई एलिमेंट मिला फ्यूचर में, इसका एटॉमिक मास अगर मिला सपोज दैट 63.9 और इसका मिला 63.8, इस तरह का अगर मिला तो यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि हेवियर एलिमेंट्स थे, एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लिटिल मार्जिनल डिफरेंस था एटॉमिक मास में। तो अगर इसको हम क्या करें कि अगर हम सजाए और बहुत सारे एलिमेंट्स था जिनका एटॉमिक मास तो मतलब 99% तक मैच कर रहा था, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में उसको कैसे सजाया जाए। एक तो उसको एक ग्रुप के साथ रखना था और दूसरा था कि उसको सेम मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में भी वो लग जाए, तो ये चीज़ संभव नहीं हो पाया। तो इसीलिए हम कहेंगे अनसर्टेनिटी इन द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। जब न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, लाइटर एलिमेंट्स हैवियर एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, उनके एटॉमिक वेट में स्लाइट डिफरेंस रहा, बहुत ही कम डिफरेंस रहा, तो उसके पोजीशन को बता पाना इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में ये थोड़ा सा क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। तो ये एक डिमेरिट, अनसर्टेनिटी इन द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, ये एक क्या हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। फोर्थ जो हम कह सकते हैं यहाँ पर, वो हम कह सकते हैं एनोमेलस पेयर्स, ठीक है, ऑफ सम एलिमेंट, एनोमेलस पेयर ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट का जो पोजीशन था पेयर्स के वो एनोमेलस थे, मतलब वो कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि मैनलिव ने तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में लगाया था, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो इस रूल को वायलेट कर रहे थे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को, क्योंकि उन्होंने सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया था। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कोबाल्ट और निकेल में, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, इसका 58.93 है, इसका 58.73 है, तो निकेल को यहाँ होना चाहिए था, कोबाल्ट को यहाँ होना चाहिए था। लेकिन उस केस में क्या होता है कि नीचे वाले से उनका प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता, तो ये एक एनोमेलस पेयर हो गया, ठीक है, ये एक एनोमेलस पेयर हो गया। उसी तरह आप जब आयोडीन और टेलिनियम को देखेंगे, तो यहां पर क्या हो गया कि इसका 127.60 है, इसका 126.90 है, तो इसको पहले होना चाहिए था, इसको बाद में होना चाहिए था। लेकिन उस केस में जो ये प्रॉपर्टीज मिल रहा है वो नहीं हो पाता। तो प्रॉपर्टीज को मैच कराने के लिए उन्होंने एटॉमिक वेट जो अपनी बात वो बोल रहे थे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में होता है, वही बात क्या हो रहा था, वायलेट हो रहा था, गलत हो रहा था। तो ये भी क्या था, ये एनोमेलस पेयर था। यहाँ पर टेलिनियम और आयोडीन ये एनोमेलस पेयर है, कोबाल्ट और निकेल एनोमेलस पेयर है, जो क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के कॉन्सेप्ट को। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एनोमेलस पेयर कुछ थे, तो वो भी डिमेरिट्स बता रहे थे किसके, तो मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल के। फिफ्थ नंबर में है डिफरेंट ग्रुप फॉर सिमिलर एलिमेंट, डिफरेंट ग्रुप फॉर सिमिलर एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे, दो ऐसे भी एलिमेंट थे जो आपस में प्रॉपर्टीज में मैच करते थे, लेकिन उनको अलग अलग पोजीशन पर रख दिया गया। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर कॉपर को, ठीक है, कॉपर को यहाँ पर क्या रखा गया, ये रखा गया आपको फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, और यहाँ पर Xg है मरकरी, जिसको रखा गया सेकेंड ग्रुप में। और अभी के हिसाब से आप जानते होंगे कि कॉपर और मरकरी दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि दोनों ही इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन सेम प्रॉपर्टीज होने के बावजूद इनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, इसको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया, इसको सेकेंड ग्रुप में रख दिया गया। तो ये क्या हो गया, डिमेरिट हो गया। ये डिमेरिट हो गया कि डिफरेंट ग्रुप फॉर सिमिलर एलिमेंट्स, यानी सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स क्या हो गए, उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। तो ये एक हम कह सकते हैं डिमेरिट्स है मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल का। अब मैनलिव ने क्या किया था कि सिक्स जो हम यहाँ पर डिमेरिट्स लिख सकते हैं कि मैनलिव ने क्या किया था कि हर एक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स रखे थे और बताया था कि ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप है उनमें जो एलिमेंट्स है वो आपस में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। जैसा कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हीलियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम है, और बी वाले में 1A वाले में यहाँ पर क्या है आपका, 1A वाले में आपका है ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम।
और 1B वाले में यहाँ पर कौन कौन है, तो यहाँ पर है कॉपर, Ag एंड Au, ये सारे। तो इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत कम, यानी कि डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए था, मैच बहुत ज़्यादा करना चाहिए था इन दोनों का प्रॉपर्टीज उनके अनुसार, ठीक है। यानी ये सब जो है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा गया था इनको, और इसको कहा गया था क्या थी, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट के प्रॉपर्टीज बहुत हद तक मैच करने चाहिए थे, लेकिन ये देखा गया कि इनके प्रॉपर्टीज में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है, ठीक है। ये 1B वाले और 1A वाले के बीच में प्रॉपर्टीज में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है। तो इस अनुसार क्या देखा गया कि अलग अलग प्रॉपर्टीज, हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले को क्या कर दिया गया, एक ही ग्रुप में रख दिया गया, और सेम प्रॉपर्टीज वाले को अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया, जैसा कि इससे पहले वाला मैंने आपको बताया। तो इस अनुसार आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे डिमेरिट्स थे। तो हम यहाँ पर 6th नंबर में हम जो इसके डिमेरिट्स को वो लिख सकते हैं, नो रिजेम्बलेंस ऑफ एलिमेंट विद इन सब ग्रुप, ठीक है, नो रिजेम्बलेंस ऑफ प्रॉपर्टीज विद इन सेम सब ग्रुप, ये आपका 6 डिमेरिट है। तो चलिए ये पूरा का पूरा आपका मैनलिस्ट पीरियोडिक टेबल जो है वो खत्म होता है, और इसके जितने भी डिमेरिट्स थे, मेरिट्स भी मैंने पिछले क्लास में बताया, उसके बाद इनके अचीवमेंट्स यानी, और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको इस टेबल के बारे में समझाया था कि मैनलिस्ट ने किस तरह से इसको क्लासिफिकेशन किया था, साथ ही आपको बताया गया था कि इसके क्या क्या खास बात है इस पीरियोडिक टेबल के, अचीवमेंट्स भी डिस्कस किया गया, और आपका जो है यहाँ पर डिमेरिट्स भी डिस्कस किया गया, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों। तो इस तरह से आपका ये पूरा मैनलिस्ट पीरियोडिक टेबल खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में।